Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing well. So today we will discuss the educational movements of the United India of the subcontinent. तो बेसिकली हम आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को डिस्कस कर रहे हैं. एफपीएससी का सिलेबस आपके सामने है. हम अब तक मुस्लिम रूल इन द सबकॉन्टिनेंट, इट्स डाउनफॉल एंड एफर्ट्स फॉर नेशंस डिस्कस कर चुके हैं. मूवमेंट्स फॉर रिफॉर्म्स जिसमें शेख अहमद से हिंदी, शाह वलीउल्लाह, सैयद अहमद शहीद को हम डिस्कस कर चुके हैं. तो आज हम डिस्कस करेंगे एजुकेशनल मूवमेंट्स जिसमें अलीगढ़, देवबंद और नदवा बहुत इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अलीगढ़ मूवमेंट को. तो आपको पता होना चाहिए कि अलीगढ़ मूवमेंट का क्या बैकग्राउंड है, सर सैयद अहमद का क्या रोल है, कहाँ से ये स्टार्ट हुई, क्या इसके प्रोस्पेक्ट्स थे, एवरीथिंग. सो लेट्स स्टार्ट. आपको पता है कि 1857 की जो वॉर थी, ठीक है, उसके बाद जो मुसलमान थे उनके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब वो डिस्पर्स हो चुके थे. ठीक है, ये काइंड ऑफ म्यूटनी थी. और उसके बाद जो इकोनॉमिकली भी मुसलमान बहुत वीक थे, सोशली भी बहुत वीक थे, और हिंदूज हर तरह की जो अपॉर्चुनिटी है उसको यूटिलाइज कर रहे थे कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी और मुसलमानों के खिलाफ जो भी ग्रजेस हैं उनको बढ़ा सकें. और जितना भी ब्रिटिशर्स का जो एंटागोनिज्म है, जो भी ब्रिटिशर्स की जो भी नफरत है, उसका शिकार सिर्फ मुसलमान हो. और मुसलमान कहीं ना कहीं इनफ्लेक्सिबल भी थे, तो इस वजह से वो इस चीज़ का शिकार भी ज़्यादा हो रहे थे. तो इसका बैकग्राउंड यही है कि बहुत ज़्यादा डर की एक कैफियत थी सब कॉन्टिनेंट में. बहुत ज़्यादा दुश्मनी एक दूसरे में थी. वेस्टर्न नॉलेज थी नहीं मुसलमानों के पास. तो उस वक्त पे एक अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट हुई जो कि सर सैयद अहमद खान ने स्टार्ट की. और मुसलमान इस वजह से भी इनफ्लेक्सिबल थे क्योंकि मुसलमान 600-700 सालों से एक राइज देख रहे थे. अब उन्हें अचानक से किसी के अंदर आके ह्यूमिलिएशन का शिकार होना पड़ रहा था. तो जो हिंदूज थे वो तो ऑलरेडी मुस्लिम रूल के अंडर थे, तो उनके पास तो अब उनको तो एक अपॉर्चुनिटी नजर आ रही थी कि कहीं ना कहीं अब वो भी रूल कर सकेंगे. सो बेसिकली दिस वाज द बैकग्राउंड ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. और अगर हम सर सैयद अहमद खान की बात करें तो इनको आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है. ठीक है, इनकी जो रियल ग्रेटनेस सर सैयद अहमद खान की ये है कि ये वो फर्स्ट इंडियन मुस्लिम थे जिन्होंने इस बात को फील किया कि देयर इज अ नीड ऑफ अ फ्रेश ओरिएंटेशन ऑफ इस्लाम एंड ही वर्कड फॉर इट. ठीक है, सर अल्लामा इकबाल ने ये वाले वर्ड सर सैयद अहमद खान के लिए यूज किए. महात्मा गांधी ने कहा कि सर सैयद वाज अ प्रॉफिट ऑफ एजुकेशन. जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि सर सैयद वाज एन आर्डेंट रिफॉर्मर. तो बेसिकली ये सर सैयद अहमद खान की ये एज अ मैन उनकी कंट्रीब्यूशन थी, उनको बहुत ज़्यादा प्रेज किया जाता रहा. 1857 का आपको पता है टाइम था, ब्रिटिश राज स्टार्ट हो गया. और ब्रिटिश की जो राज थी उसका जो सबसे ज़्यादा निशाना बन रहे थे वो मुसलमान बन रहे थे. मैंने आपको उसकी वजह भी बता दी कि उसकी वजह मुसलमानों की इनफ्लेक्सिबिलिटी भी थी कि मुसलमान फ्लेक्सिबली किसी के अंडर ह्यूमिलेशन बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थे. तो बेसिकली जो ब्रिटिश राज है उसके ऐसा कोई एनिमोसिटी नहीं थी हिंदूज के साथ. उन्हें लगता था कि हिंदूज एक्सेप्ट कर रहे हैं हमें और मुस्लिम्स हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहे. तो इस वजह से जो दो कम्युनिटीज हैं जिसके अगेंस्ट ब्रिटिशर्स को लगा हमें लड़ने की जरूरत है, वो हिंदूज और मुस्लिम्स थे. और उन्होंने जो ज्यादा निशाना बनाया वो मुसलमानों को बुलाया. तो मुसलमानों को सारा ये जो बेयर करना पड़ा, द ब्रंट ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो कि 1857 की जंग थी. तो ब्रिटिशर्स को यही लग रहा था कि ये जो सारी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये जो म्यूटनी है हमारे खिलाफ, ये मुसलमानों ने की. तो वो मुसलमानों के ही दुश्मन बन गए. इसी वजह से जो वो चाहते थे कि जो मुस्लिम्स है उनको एज अ नेशन ही एलिमिनेट कर दे, इकोनॉमिकली भी, पॉलिटिकली भी, सोशली भी, कल्चरली भी और रिलीजियसली भी. तो ब्रिटिशर्स का जो सबसे ज्यादा निशाना था वो मुसलमान बन रहे थे. कोई किसी के अंदर ये हिम्मत ना हो कि वो ब्रिटिश राज को कन्फ्रंट करे और 1857 जैसी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जैसा जो एक अटेम्प्ट था वो दोबारा ना हो सके. और वो चाहते थे कि किसी के पास भी इतनी इनफ गाइडेंस ना रहे कि वो मुसलमानों को लीड कर सके. इसी वजह से कोई भी अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करना नहीं चाहता था, कोई भी मुसलमानों को राह नहीं दिखाना चाहता था. लेकिन उस टाइम पे भी सर सैयद अहमद खान वो इंसान थे जो उठे और जिन्होंने मुसलमानों के रिवाइवल के लिए, मुसलमानों के एजुकेशन के लिए काम किया. सर सैयद अहमद खान 17 अक्टूबर 1870 में पैदा हुए दिल्ली में. इन्होंने सिविल सर्विसेज को ज्वाइन किया और ये जज के ओहदे तक पहुंचे. उसके बाद ये इंग्लैंड चले गए 1869 में. वहाँ पे इन्होंने इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम पढ़ा कैम्ब्रिज में. उसके बाद इनकी जो फेमस कंट्रीब्यूशन है उनमें खुतबात अहमदिया इन्होंने लिखी. 1876 में ये रिटायर हो गए और अलीगढ़ में सेटल हो गए. ये वो फर्स्ट इंडियन थे जो मेंबर बने ऑफ द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल. ठीक है, ये एक बहुत बड़ा ओहदा था इनके पास. इन्होंने मुसलमानों के रिनेसेंस के लिए काम किया. किस तरह इन्होंने सोचा, इन्होंने कहा कि जो एजुकेशन है वो ही मुसलमानों के रिनेसेंस का एक जरिया बन सकती है. सोसाइटी एजुकेट होनी चाहिए, मुसलमान एजुकेट होने चाहिए, फिर ही मुसलमान किसी काम में. इसलिए इन्होंने कहा कि मुसलमानों को पॉलिटिक्स में आने की जरूरत नहीं है बल्कि एजुकेशन की तरफ जाने की जरूरत है. 1888 में इन्होंने इनको नाइट कमांडर बना दिया गया ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया और 27 मार्च 1898 को इनकी डेथ हो गई. अगर हम इनकी मूवमेंट की बात करें तो जो सुप्रीम इंटरेस्ट था सर सैयद अहमद की जिंदगी का वो यही था कि वो एजुकेशन को स्प्रेड करना चाहते थे मुसलमानों के अंदर और जितना भी वो कर सकें.
ये उन्होंने सबसे पहले एक मुरादाबाद में स्कूल खोला 1858 में, और एक उन्होंने स्कूल खोला गाजीपुर में 1863 में। उसके बाद उन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल खोला 1875 में, जो कि एमएओ कॉलेज बना 1877 में। ये इनकी कुछ वो कंट्रीब्यूशन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इनकी जो बहुत एम्बिशियस अंडरटेकिंग की हम बात करें तो इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखी, जिसने बहुत ज़्यादा जो एजुकेशनल टेक्स्ट था उसको ट्रांसलेट किया और उसको बाइलिंगुअल जर्नल्स में उर्दू और इंग्लिश में उन्होंने पब्लिश करना शुरू कर दिया। 1867 में ये बनारस ट्रांसफर हुआ था इनका, जो कि एक सिटी है बिल्कुल रिवर गंगा के पास। बनारस में इन्होंने वहां पे हिंदूज की बहुत ज्यादा रिलीजियस सिग्निफिकेंस थी, लेकिन इन्होंने वहां पे एक मूवमेंट स्टार्ट की, और जो हिंदूज थे वो ये चाहते थे कि वो रिप्लेस कर दे वहां की जो नेशनल लैंग्वेज है उर्दू, उसको हिंदू के साथ। लेकिन आपने इस जो मूवमेंट है उसको रोका। आपने कहा कि हिंदी सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती फॉर उर्दू, और वहीं से जो टू नेशन थ्योरी है उसकी बुनियाद रखी गई कि यहाँ पे दो ऐसे नेशंस एग्जिस्ट करते हैं जिनकी जो लैंग्वेज वो एक लैंग्वेज पे ही मादर नहीं होते, तो एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट कैसे करेंगे। सो बेसिकली इट गिव बर्थ टू द टू नेशन थ्योरी। उसके अलावा इन्होंने बुक्स लिखी, आर्टिकल्स लिखे, जर्नल्स लिखी, इनकी इन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रांसलेशंस की, और ये हमेशा एजुकेशन की ही बात करते थे। इन्होंने हमेशा एजुकेशन पे एम्फसाइज किया, और इसी वजह से जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद रखी एओ ह्यूम ने 1885 में, तो सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को इसको ज्वाइन करने से बिल्कुल रोक दिया। बल्कि उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दी कि ये जो कांग्रेस है दिस इज द लार्जर कम्युनिटी, एंड इसकी जो लार्जर कम्युनिटी है वो बिल्कुल ओवरराइड कर देगी स्मॉलर कम्युनिटी के इंटरेस्ट को। इन्होंने यहाँ पे लार्जर कम्युनिटी हिंदूज को कहा और स्मॉलर कम्युनिटी मुस्लिम्स को कहा, और उन्होंने कहा कि ये एक फुलिश अटेम्प्ट होगा अगर कोई भी मुसलमान इसको ज्वाइन करता है और अपने राइट्स की बात करता है। उन्होंने कहा कि हमें भी एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म की जरूरत है, और इसी वजह से ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखी गई, जो कि 1886 में रखी गई, और मुसलमानों ने फिर इसको ज्वाइन किया। और कहीं ना कहीं आपको पता है कि ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद भी बनेगी। अलीगढ़ मूवमेंट बेसिकली इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक एजुकेशनल मूवमेंट थी, लेकिन इन इट्स पॉलिटिकल सेंस ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट के तौर पे भी सामने आई। 1857 की जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी, बेसिकली हम इसको कह सकते हैं कि ये एक वाटरशेड इवेंट था इन द हिस्ट्री ऑफ द मुस्लिम इंडिया। और इसी वजह से जो ब्रिटिशर्स थे वो मुसलमानों के बहुत ज़्यादा खिलाफ हो गए, उन्होंने मुसलमानों की बहुत ज़्यादा विक्टिमाइजेशन शुरू कर दी। उस वक्त सर सैयद अहमद खानी थे जिन्होंने इस रिप्रोचमेंट को कम करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। उन्होंने ऐसे जर्नल्स लिखे, ऐसी राइटिंग्स लिखी जिसमें उन्होंने नरेट किया कि ये जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है ये मुसलमानों ने सिर्फ अकेले नहीं की, इसमें हिंदूज भी उसी तरह शामिल थे। तो इसमें सिर्फ जो आप सब्जुगेशन है, वो जो भी इसमें जीनोसाइड अगर करना है तो वो सिर्फ मुसलमानों का नहीं होना चाहिए। इन्होंने हिंदू मुस्लिम रिलेशनशिप्स को भी पेश किया लोगों के। इन्होंने कहा कि हाँ मैं हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एडवोकेट थे, लेकिन इन्होंने कहा कि जो हिंदूज हैं वो जैसे कि आपको पता है कि जो पॉलिटिकल आउटलुक है वो सर सैयद अहमद खान की तब चेंज हो गई जब हिंदू उर्दू कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई 1867 में। तब आपको पता चला कि ये वो नेशन हैं जो को एग्जिस्ट नहीं कर सकते, और इनके दरमियान एक एनमिटी और कन्फ्लिक्ट है जो कि हमेशा रहेगा। और इन्होंने कहा कि उर्दू को रिप्लेस नहीं होना चाहिए विद हिंदी। इसी वजह से इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी अपोज किया। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि इनकी स्टेटमेंट थी कि इसमें जो लार्जर कम्युनिटी है वो ओवर राइट कर देगी सारे इंटरेस्ट स्मॉलर कम्युनिटी के, और इसी वजह से आपने मुसलमानों को इसको ज्वाइन करने से भी रोका। इसी तरह अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो आपने यही कहा कि जो भी पार्लियामेंट्री सिस्टम और इलेक्शंस है वो इंडियन मुस्लिम जो हैं उनके लिए सूटेबल नहीं है। इन्हें पता था कि जो हिंदू है वो मेजोरिटी में है, तो जो न्यूमेरिकल मेजोरिटी है वो उनका ही फाइनल से होगा, जो मुसलमानों के जितने भी राइट्स हैं वो उनको नहीं मिलेंगे, और जो मुसलमान है वो एक स्लेव ऑफ माइनॉरिटीज बन के रह जाएंगे, और मुसलमान हमेशा सफर करेंगे इस सिस्टम में। इसी वजह से मुसलमानों को देखा गया कि हो सकता है कि वो, और अगर यूनाइटेड इंडिया में रहते हैं तो वो परमानेंट माइनॉरिटी के तौर पर रहेंगे। इसी वजह से आपने देखा कि जो सिविल सर्विसेज एग्जाम है उसमें भी एज रिडक्शन कम कर दी गई थी। पहले उसकी जो एज थी वो 21 साल से स्टार्ट थी, लेकिन उस दौर में आफ्टर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये 19 ईयर कर दी गई। तो इसका बेसिक मकसद यही था कि जो मुसलमान है वो क्योंकि थोड़ा कम एजुकेटेड थे और उनकी एज ज्यादा थी, तो इसमें बेसिकली एक अटेम्प्ट था कि जो जितने भी मुसलमान हैं वो किसी भी हायर ब्यूरोक्रेसी तक, किसी भी हायर सीट तक वो ना पहुंच सके, क्योंकि अगर वो पहुंच जाएंगे तो फिर उनका भी एक राइट होगा, उनका भी एक से होगा इन द पॉलिटिकल जो डिसीजंस ऑफ द यूनाइटेड इंडिया। तो सर सैयद अहमद खान ने ये सब कुछ देख लिया, और उनकी जो भी राइटिंग थी उसमें ये चीज़ वाजिया थी, और इसी वजह से वो मुसलमानों को कहते रहे कि आपके अंदर जो भी आपके जो राइट्स हैं वो आपको सिर्फ एजुकेशन से मिल सकते हैं। और देखा जाए तो ही वॉज द फर्स्ट बिलीवर ऑफ द टू नेशन थ्योरी, क्योंकि इन्होंने उर्दू को भी प्रमोट किया, और इनके दिए हुए जो प्लेटफॉर्म्स थे जिसमें एमएओ कॉलेज और अलीगढ़ स्कूल जो है वो बाद में आपको पता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई।
तो बेसिकली ये वो एजुकेशनल मूवमेंट है जो कि सर सैयद अहमद ख़ान ने स्टार्ट की, जिसको अलीगढ़ मूवमेंट कहते हैं। और ये एक ना सिर्फ एजुकेशनल मूवमेंट, ना सिर्फ एक रिफॉर्म मूवमेंट, बल्कि एक पॉलिटिकल मूवमेंट के तौर पे भी सामने आई। So this is all for today. In the next video, we will discuss Darul Uloom Deoband and then Nadwatul Ulama. So this is all for today. Till then, stay tuned. Allah Hafiz.